गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बीएस गुरु एजुकेशन एक बार फिर आपके लिए 29 नवंबर के करंट अफेयर्स के साथ फिर आपके सामने है। चलिए देखते हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जिन न्यूज़ से, मैं उन न्यूज़ के साथ आज आपके लिए कुछ खास न्यूज़ों के साथ फिर से हाजिर हुआ हूँ। चलिए देखते हैं पहली न्यूज़ हमारी क्या कहती है। फ्रेंड्स, पहली न्यूज़ है प्रोजेक्ट 17 से 75 से रिलेटेड है। अभी प्रोजेक्ट 75 है क्या, इसको ज़रा समझते हैं। प्रोजेक्ट 75 जो है ये हमारा प्रोजेक्ट 75 हमने पिछली न्यूज़ में नौसैनिक डॉकयार्ड मुंबई में नौसेना शामिल एक आईएनएस वेला नाम के पनडुब्बी के विषय में बात की थी। ये प्रोजेक्ट 75 का हिस्सा है। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 और मेक इन इंडिया पहल के लिए एक और बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है। यानी भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 और मेक इन इंडिया दोनों दो प्रोजेक्ट हैं आपके। एक पहला है प्रोजेक्ट 75 और भारत के लिए मेक इन इंडिया पहल के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित है। और आईएनएस वेला पश्चिमी नौसेना कमान का हिस्सा बनेगी। यानी ये आपका जो पश्चिमी नौसेना कमान है यहाँ इसका हिस्सा बनने वाली है। तो ये जो पनडुब्बी है ये उन्नत स्टील्थ विशेषता यानी लंबी दूरी की गाइडेड टारपीडो के साथ एंटी शिप मिसाइल है। यानी ये उन्नत स्टील्थ इसकी विशेषता है, ये उन्नत स्टील्थ विशेषता के साथ लंबी दूरी गाइडेड टारपीडो और एंटी मिसाइल शिप है। सो फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट 75 क्या है? प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है 6 पनडुब्बियों की श्रृंखला में ये चौथी है। और आईएनएस वेला नौसैनिक प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह की उपस्थिति में 25 नवंबर 2021 को कमीशन की गई है। औपचारिक कमीशन समारोह में मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में हुआ और स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण भारत में मेसर्स नेवल ग्रुप फ्रांस के सहयोग से मंझगांव डॉकयार्ड शिपयार्ड मुंबई द्वारा किया जा रहा है। और ये जो आईएनएस वेला है ये चौथी पनडुब्बी की कमीशन की गई है, जो कि भारत के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। और ये पश्चिमी कमान के पनडुब्बी के बेड़े में शामिल हुई है। इसके शस्त्रागार का एक और शक्तिशाली भाग भी बनेगी। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स हम चलते हैं अपनी नई न्यूज़ की तरफ। उपर्युक्त जो न्यूज़ थी फ्रेंड्स आईएनएस वेला से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है, काफ़ी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस आते रहे हैं। फ्रेंड्स चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी एनएफएसएच नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 और 21 के नवीनतम आंकड़े जारी किए गए हैं। इससे पहले 2020 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो कि 19-20 के पहले चरण का डेटा जारी किया गया था, जिसमें भारत में महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर डेटा उपलब्ध कराया गया था। उच्च कुपोषण, और उनमें देखा गया था कि काफ़ी उच्च कुपोषण था। 5 साल से कम उम्र के अविकसित उम्र के हिसाब से बहुत कम, यानी वेस्टिंग ऊंचाई के हिसाब से कम या वजन कम वाले बच्चों की संख्या में गिरावट आई है। हालांकि यह तीसरा बच्चा अभी भी जीर्ण अल्पपोषण, यहाँ हालांकि हर तीसरा बच्चा जो है वो अभी भी जीर्ण अल्पपोषण से पीड़ित है और हर पांचवा बच्चा गंभीर रूप से कुपोषित है। अब बात करते हैं स्टंटिंग की। तो मेघालय जो हमारा स्टेट है व्यापकता रही, इसके बाद बिहार का स्थान, जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और वर्ष 2015-16 के बाद से 5 से 7% की गिरावट दर्ज की गई है। फ्रेंड्स अगली अगली बात है वेस्टिंग की। ये थी स्टंटिंग की। अब वेस्टिंग की बात करें तो बिहार में कम वजन के बच्चों की संख्या सबसे अधिक, तथा इसके बाद गुजरात का स्थान आता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये न्यूज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019 और 20 के डेटा का 19-21 का डेटा जारी किया गया है, और इससे पहले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का 19-20 का जो डेटा जारी किया गया था। फ्रेंड्स
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण बड़े पैमाने पर किए जाने वाला एक बहुस्तरीय सर्वेक्षण है जो पूरे भारत में परिवारों प्रतिनिधि नमूने के आधार पर किया जाता है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इस सर्वेक्षण के लिए समन्वय, तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु मुंबई स्थित अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस को नोडल एजेंसी के रूप में गठित किया है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस को नोडल एजेंसी के रूप में डिक्लेयर किया है और IIPS सर्वेक्षण के करने के लिए कई फील्ड यानी संगठनों के साथ सहयोग करता है। सर्वेक्षण में भारत के राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर निम्नलिखित के बारे में जानकारी प्रदान की गई, जैसे प्रजनन क्षमता हो गई आपकी, प्रजनन क्षमता, शिशु और बाल मृत्यु दर में परिवार नियोजन की प्रथा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, प्रजनन, पोषण आदि इसके तत्व हैं, जैसे महिलाओं में एनीमिया आदि आदि। तो फ्रेंड्स इस तरह से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये हमारे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो इसके लिए इसमें आप ध्यान रखें कि इसमें किस तरह की स्थितियां रही हैं। तो अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ये जो चार्ट दिया गया है फ्रेंड्स, इसमें कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं, जैसे संप्रीति संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच होती है, एक्सरसाइज है ये। मित्र शक्ति होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच। मैत्री एक्सरसाइज होती है इंडिया और थाईलैंड के बीच। वज्र प्रहार जो होती है आपकी इंडिया और यूएसए के बीच होती है। युद्धाभ्यास ये आपका इंडिया और यूएस के बीच में होती है। नोमैडिक एलिफेंट ये भी इंडिया और मंगोलिया के बीच होती है। गार्जियन शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच। शक्ति एक्सरसाइज इंडोनेशिया और फ्रांस के बीच। धर्म गार्जियन इंडिया और जापान के बीच। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये धर्म गार्जियन जो है आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। धर्म गार्जियन जो आपकी एक्सरसाइज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है, जो कि भारत और जापान के बीच होती है। फिर इसके बाद सूर्य किरण है, ये भारत और नेपाल के बीच। और हैंड इन हैंड एक्सरसाइज इंडिया और चाइना के बीच होती है। ये भी एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी समय से भारत और चाइना के बीच जो तनाव चल रहे हैं तो उनको देखते हुए हैंड इन हैंड एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि भारत और चाइना के बीच होती है। इसके बाद अगली न्यूज़ में आते हैं हम सिम्बेक्स जो है वो भी इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। और शक्ति एक्सरसाइज होती है वो इंडिया और फ्रांस के बीच होती है। और कारपेट जो होती है इंडिया और थाईलैंड के बीच होती है। तो फ्रेंड्स जो आपकी एक्सरसाइज हैं ये आपके एग्जाम में काफ़ी, जो आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती हैं और इससे काफ़ी क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो कृपया इन्हें ध्यान से देखें और एक बार नहीं कम से कम कई बार इसका रिवीजन करें, तो जिससे आपको याद हो जाएंगे और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। फ्रेंड्स किसी भी चीज़ को याद करने के लिए, किसी भी मटेरियल को याद करने के लिए या किसी क्वेश्चंस के आंसर को ध्यान रखने के लिए बार बार इसको रिवाइज करें। फ्रेंड्स हमारी जो न्यूज़ है अगली है, ये है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी सफ़र नाम का एक स्कीम है, जो कि एक सिस्टम है पृथ्वी मंत्रालय द्वारा यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा महानगरों की स्थान विशिष्टता के समग्र प्रदूषण स्तर और वायु गुणवत्ता को मापने के लिए शुरू की गई राष्ट्रीय पहल है। एक ये जो आपका सफ़र है एक राष्ट्रीय पहल है और ये खास करके प्रदूषण के स्तर को और वायु गुणवत्ता को नापता है। यानी सफ़र का जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म है ये सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च का। ये दिल्ली में परिचालित भारत की पहली वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली है। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम का एक ये अभिन्न अंग है। यह मौसम के सभी मानदंडों जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवा की गति की दिशा, पराबैंगनी किरणें और सौर विकिरण आदि की निगरानी करता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने सफ़र को इसके कार्यान्वयन में उच्च गुणवत्ता नियंत्रण
और मानकों को बनाए रखने के आधार पर एक प्रोटोटाइप गतिविधि के रूप में मान्यता दी है। जो आपका सफ़र है ये प्रदूषकों की निगरानी करता है, जैसे कि पहला है PM 2.5, PM 10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, टोलुइन, जाइलिन, मरकरीन शामिल हैं इसमें। सो फ्रेंड्स, ये जो आपका जैसे PM2 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, पार्टिकुलेट मैटर 10 है, ओजोन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, बेंजीन है, टोलुइन है, जाइलिन और मरकरी हैं, ये सभी आपकी ये जो आपका सफ़र है इन सभी प्रदूषकों की निगरानी करता है। इसी प्रकार आपका वायु गुणवत्ता सूचांक है, जिसे एयर क्वालिटी इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। इसमें भी आप देखेंगे कि AIQ यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स दैनिक वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट के लिए एक सूचांक है, यानी डेली यानी प्रतिदिन आने वाली वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट देता है AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स। यह उन स्वास्थ्य प्रभावों पर केंद्रित है जिन्हें कोई भी व्यक्ति प्रदूषित वायु में सांस लेने के कुछ घंटों या दिनों के भीतर अनुभव करता है। AIQ यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की गणना 8 प्रमुख प्रदूषकों के लिए होती है। 8 प्रमुख प्रदूषकों के लिए होती है। जैसे पहला भूस्तरीय ओजोन PM10, पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया, लेड। तो ये जो आपके 8 हैं, लेड, अमोनिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, PM2.5, PM10, भू स्तरीय ओजोन, ये आठों एयर क्वालिटी इंडेक्स की गणना करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसके साथ ही भू स्तरीय ओजोन और एयरबॉर्न पार्टिकल ऐसे प्रदूषक हैं जो भारत में मानव स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक हैं। अगला न्यूज़ हमारा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स सदस्य देशों यानी जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है वो ब्रिक्स के सदस्य देशों के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन और दक्षिण अफ्रीका के लिए एक उचित स्थान प्राप्त करने की दिशा में काम करना चाहिए, ऐसा ब्रिक्स सम्मेलन में कहा गया है। इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करके हासिल किया जा सकता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2021 में ब्रिक्स रैंकिंग है भारत की 46, चीन की 12, रूस की 45 और ब्राज़ील की 57 है और दक्षिण अफ्रीका इसमें 61वें स्थान पर। तो ये जो हमारे ब्रिक्स देश हैं वो इनकी रैंकिंग है और इसमें चर्चा हुई इस मीटिंग में, इस ब्रिक्स सम्मेलन में, ताकि हमारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बढ़े, इस पे चर्चा हुई। सहयोग ब्रिक्स देशों को एक साथ मिलकर लागत प्रभावी, किफ़ायती, सुलभ, सतत और स्केलेबल वैज्ञानिक समाधानों पर नवाचार करना चाहिए, क्योंकि सभी देश एक ही प्रकार की विशिष्ट चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स नवाचार सहयोग कार्य योजना 24-21, इसका परिचय देखते हैं हम थोड़ा सा। ब्रिक्स सदस्य देशों ने समूह की विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचालित समिति की 12वीं बैठक के दौरान भारत द्वारा प्रस्तावित विज्ञान प्रौद्योगिकी व नवाचार यानी STI के नेतृत्व वाली ब्रिक्स नवाचार सहयोग कार्य योजना 21-24 पर सहमति व्यक्त की है। यह एक दूसरे के नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र के अनुभवों को साझा करने और नव प्रवर्तकों तथा उद्यमियों को नेटवर्क की सावधि प्रदान करेगा। इसी प्रकार देखते हैं ब्रिक्स है क्या। ब्रिक्स दुनिया के 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूहों के लिए एक संक्षिप्त शब्द है ब्रिक्स। ब्रिक्स की चर्चा 2001 में गोल्डमैन सैच के अर्थशास्त्री जिम ओ निल द्वारा ब्राज़ील, रूस, चीन की अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास की संभावनाओं पर एक रिपोर्ट में की गई थी। वर्ष 2006 में
4 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामान्य बहस के अंत में विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठक के साथ एक नियमित औपचारिक राजनयिक समन्वय शुरू किया। दिसंबर 2010 में दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया और इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। ब्रिक्स विश्व के 5 सबसे बड़े विकासशील देशों का एक साथ लाता है, जो वैश्विक आबादी का 41%, 41%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 24% और वैश्विक व्यापार का 16% प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिक्स सम्मेलन विश्व शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष ब्रिक्स के क्रमानुसार सदस्य देशों के सर्वोत्तम नेताओं द्वारा की जाती है, जैसे कि BRIC, जो भी अक्षर पहले आता है उसी के हिसाब से यह अध्यक्षता करते हैं। भारत वर्ष 2021 के सम्मेलन का अध्यक्ष रहा है। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में खोजे गए कोविड-19 के B111529 स्ट्रेन की वेरिएंट ऑफ कंसर्न को जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में पहचान की है। इस वायरस का सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पता चला। इसके नाम को परिवर्तित करके ओमिक्रॉन कर दिया गया है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न ओमिक्रॉन को विश्व स्तर पर प्रमुख डेल्टा प्लस और इसके कमजोर प्रतिद्वंदियों डेल्टा, बीटा एवं गामा के साथ कोविड वेरिएंट की सबसे अधिक चिंताजनक श्रेणी में रखा गया। इस संस्करण में बड़ी संख्या में उत्परिवर्तित वेरिएंट, उनमें से कुछ गंभीर चिंताजनक और स्थिति का कारण है, क्योंकि नए संस्करण को पिछले संक्रमण या टीके के माध्यम से प्राप्त प्रतिरक्षा से बचाने की अनुमति दे सकते हैं। हालांकि इस बात का कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं है कि वायरस के पिछले स्ट्रेन की तुलना में ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना अधिक संक्रामक है। दक्षिण अफ्रीका के अलावा इजराइल में मालवी, बोत्सवाना, बेल्जियम और हांगकांग में आने वाले लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान की गई है। अगली न्यूज़ है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस के विषय में। दुनिया के सबसे बड़े वर्दीधारी युवा संगठन, दुनिया के बड़े वर्दीधारी संगठन राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC, नेशनल कैडेट कोर ने 28 नवंबर 2021 को अपनी स्थापना की 73वीं वर्षगांठ मनाई। राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, स्वैच्छिक आधार पर स्कूल कॉलेज के छात्रों के लिए एक त्रिसेवा संगठन है, जिसमें सेना, नौसेना और वायु विंग शामिल है। भारत में राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना 15 जुलाई 1948 को राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के तहत की गई थी। राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस नवंबर माह के चौथे रविवार को मनाया जाता है। NCC का आदर्श वाक्य काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन है, जिसे 12 अक्टूबर 1980 को आयोजित केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठक में अपनाया गया। NCC प्रशिक्षण 3 साल का होता है। पहले वर्ष A, दूसरे वर्ष B, तीसरे वर्ष C ग्रेड का प्रमाण पत्र दिया जाता है। NCC समूह का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अधिकारी करता है और पूरे देश में कुल 17 अधिकारी ऐसे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अगली न्यूज़ है हमारी भारतीय डेयरी क्षेत्र से। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश होने के परिणाम स्वरूप दुनिया का 22.0% से अधिक और एशिया के कुल दूध उत्पादन का 57% हिस्सा कवर करता है। भारत का दूध उत्पादन वर्ष 1951 में 17 मिलियन टन से बढ़कर 18 और 19 में 187.7 मिलियन टन हो गया। महत्व, डेयरी एकमात्र कृषि उद्योग है जिसमें लगभग 70 से 80%
अंतिम बाजार मूल्य को किसानों के साथ साझा किया जाता है और यह भारत में ग्रामीण घरेलू आय का लगभग एक तिहाई हिस्सा है। यह किसानों की आजीविका में सुधार, रोजगार सृजन, कृषि औद्योगिकरण और व्यवसायीकरण का समर्थन करता है तथा लोगों में पोषण को बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स, यदि ये न्यूज़ आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने फ्रेंड्स सर्कल में से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।